आज हमारे साथ हैं मिस्टर कमलेश रविचंद्र मेहता, हु इज़ एन अर्जुना अवार्डी एंड 8 टाइम्स नेशनल चैंपियन इन टेबल टेनिस। और आज हम उनसे उनकी टेबल टेनिस की जर्नी जानेंगे और ये डिस्कशन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। Tell me something about your childhood and how did you started developing interest in table tennis? See, I was born in a Gujarati family in Mumbai and born and brought up in Mumbai. But many Gujarati families normally are not very much in sports. But my father, Naveen Chandra Pranlal Mehta, he strongly believed that sports is a very important medium for learning very important life values. And this strong belief of his actually originates from the teachings of Pandurang Shastri Athavale, Reverend Pandurang Shastri Athavale, Dadaji, whom we call the fountainhead of Swadhyay Parivar and Swadhyay movement. So where he believed that Krishna had made play divine. So playing in a sport is a divine thing because there are so many values that you imbibe naturally and joyfully. तो आप खेलते खेलते बहुत सी सारी अच्छी अच्छी चीजें जो जीवन में आपको आगे ले सकती है, आगे लेके जा सकती है, जैसे कि कंसंट्रेशन है, फोकस है, टीम स्पिरिट है, सैक्रिफाइस करना भी सीखना पड़ता है, हार को कैसे एक्सेप्ट करना, जीत को कैसे पचाना, ये सारी चीजें जो है ये खेलते खेलते इन द प्ले फील्ड में आपको सीखने को मिल जाता है। जैसे ब्रिटिश लोग तो यही कहते हैं कि द फ्यूचर लीडर्स आर आल्सो बोर्न ऑन फुटबॉल फील्ड, तो ये भी एक दूसरा एक है। तो उनका ये था कि बस हमें किसी न किसी स्पोर्ट्स को लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो हमारे सभी फैमिली मेंबर्स को उन्होंने कराया था। तो मुझे याद है एक दिन वो 2 रैकेट लेके आए, बॉल लेके आए और उन्होंने कहा कि कल से समर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको मटुमा जिमखाना में हम आपको मेंबर बनाएंगे और वहाँ पे आपको टेबल टेनिस खेलना। तो तब तक मैंने टेबल टेनिस कुछ देखा नहीं था और ना ही मैंने टेबल टेनिस के बारे में कुछ जानता था। उस वक्त मेरी उम्र थी 10 साल की। तो रात को घर पे उन्होंने हमें टेबल टेनिस कैसे खेलते हैं ग्राउंड पे और उसका स्कोरिंग कैसे होता है थोड़ा बहुत बेसिक सिखाया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं और मेरा बड़ा भाई योगेश, हम दोनों को उन्होंने मटुमा जिमखाना में मेंबर बनाया और हमारा टेबल टेनिस का ये मेरी जो यात्रा शुरू हुई। और उसके बाद इमीडिएटली एक समर कैंप हुआ करता था, तो समर कैंप जो YMCA में रीगल के पास है, सेंट्रल YMCA, उसमें हमको जुड़ा दिया ताकि हम बेसिक्स टेबल टेनिस वहाँ सीखें। तो वहाँ पे हमारा शुरू हो गया। तो ये एक था। तो उसके पहले जैसे मैंने कहा टेबल टेनिस में मेरे कोई रुचि नहीं थी, बट खेल में रुचि बहुत थी। हम हर तरह के खेल खेलते थे, इंडियन गेम, फॉरेन गेम, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, मार्बल्स हो, भौरा हो, ये सारी गेम हम बहुत खेलते थे। वो एक है वो उठली बैठली, पकड़ा पकड़ी, छुपा छुपी वगैरह, ये सारी गेम बहुत खेलते थे। और इस तरह से मेरा टेबल टेनिस शुरू हुआ। और स्कूल में फिर शुरू कर दिया मैंने। स्कूल में भी हमारे एक रिक्रिएशन क्लब हुआ करता था, सेंट जोसेफ हाई स्कूल वडाला का मैं स्टूडेंट हूँ। और उसके बाद वहाँ पे जब खेलना शुरू हुआ तो करीब 3-4 साल में 1-1.5 साल खेला। उसके बाद मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, जो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस था। दैट्स व्हाई आई वाज ऑन बेड फॉर अबाउट 6 to 8 months। इसकी वजह से मेरा स्पोर्ट्स को थोड़ा ब्रेक मिला। और उसके बाद फिर शुरू किया मैंने। एंड देन पहली बार मैं महाराष्ट्र जूनियर्स के लिए सिलेक्ट हुआ था। और वो एक वहाँ से एक्चुअली मेरा दौर शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त मैं 10th में था और मेरी प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी थी। और उसी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के दौरान ये टूर्नामेंट था। तो ये टूर्नामेंट बहुत महत्वपूर्ण था, नेशनल चैम्पियनशिप था और बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन प्रीलिम्स भी उतनी इम्पोर्टेंट थी। तो मेरे पिताजी ने सबने कहा कि तू खेल सकता है, मगर स्कूल को पूछ के। तो मेरी स्कूल को जब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं सिलेक्ट हुआ, तो उस जमाने में जब स्पोर्ट्स का इतना वॉलेंट नहीं था, उन्होंने मुझे एग्जामिशन दिलवाई प्रीलिम्स देने से और मुझे परमिशन दी। और उसी कारण वो मेरे जीवन का पहला गोल्ड मेडल नेशनल लेवल का मैं जीता। वहाँ से मेरा दौर शुरू हो गया। इसमें जो है ना कि 2 चीज़ है
जो हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं ना, कि एक तो है कि फैमिली इंस्टीट्यूशन, जैसे तुम पेरेंट्स है, तुम्हारे भाई लोग है, बहनें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी खिलाड़ी को अगर आगे तक पहुंचना है तो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस इनका होता है। और दूसरा होता है कि स्कूल की, क्योंकि उस स्कूल के दौरान उस एज में अगर वो प्लेयर कुछ एक किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी जो पहल होती है वो वहीं से होती है। इट इज स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। सो वो स्टार्ट में अगर आप उस स्टार्टिंग में अगर आपको पुश मिले तो स्कूल का एनकरेजमेंट, स्कूल अंडरस्टैंडिंग कि भाई हमारे इतने बच्चे हैं, सभी लोग पढ़ाई में नंबर 1 तो नहीं हो सकते, लेकिन कोई कल्चर में अच्छा हो सकता है, कोई आर्ट्स में हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में हो सकता है, कोई सिंगिंग में हो सकता है, और इस तरह से तो उसके वो जो टैलेंट है उनकी, वो या उनको एनकरेज करके अगर मौका दिया जाए तो मेरा ख्याल से इंडिया में और बहुत से सारे चैंपियंस आएंगे। यस सर। सर जो हमें जो घर से जो वैल्यूज मिलती है, जो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, वो क्या एक स्पोर्ट पर्सन को हेल्प करती है आगे बढ़ने में? जैसे मैंने कहा ना कि किसी भी आदमी का जो गठन होता है, जो उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी जो वृद्धि होती है, तो इम्प्रूवमेंट, ये उसके एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर बहुत इम्पैक्ट करता है। हम बहुत बार पिक्चर में देखते हैं कि जो हीरो होता है उसको बचपन से कैसे उसका होता है, तो उसको एंड में उसको कैसे मदद होता है, तो एक्चुअली इट इज अ फैक्ट। तो घर पे, क्योंकि बचपन में जो लोग हम जो ग्रहण करते हैं, जो हम सीखते हैं, हम देखते हैं, हम बचपन में हमारे हीरो होते हैं हमारे पेरेंट्स, तो उनका बिहेवियर हमारे उसके कैरेक्टर पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो उसी तरह से मेरे को भी, हमारे को भी ये कि बचपन से ही हमारे घर में, यार रिलीजियस फैमिली, तो हमारे घर में दिन में 3 बार प्रार्थना होती है और फैमिली प्रेयर होती है। तो फैमिली प्रेयर उस वक्त हम बहुत से श्लोक बोलते हैं जिसका मीनिंग हमें नहीं समझ में आता। अभी भी ऐसे होते हैं बहुत से श्लोक जिसका मीनिंग हमें नहीं समझ में आता, बट धीरे धीरे वो समझ में आता है। तो पहले पहले हम पिताजी और या हमारे पेरेंट्स बोलते हैं इसलिए बैठते हैं, उसके बाद हमको थोड़ी समझ आती है तो उसके लिए, बाद में थोड़ी ज़्यादा समझ आती है तो हम वो भाव से भी करते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे संस्कार बोलते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और संस्कार इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होते कि तुम स्पोर्ट्स अच्छा करो, स्पोर्ट्स अच्छा करने के लिए आपको स्पोर्ट्स की मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे अप डाउन होते हैं। आप बहुत से मैचेस जीतेंगे, हारेंगे, और वो हार को किस तरह से लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये जो अगर आपके संस्कार है तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी उसको ओवरकम करने के लिए, या तो ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो होता है, तो ये संस्कार बेसिकली, क्योंकि आप देखेंगे पहले 10 साल आप ज्यादातर घर में रहते हैं और दूसरी जगह है जो स्कूल में रहते ज्यादातर, तो ये दो से ही हमको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट संस्कार मिलते हैं। और मेरे घर में कभी भी हमको ये प्रेशर नहीं दिया गया कि तुमको ये मैच जीतनी है। बस यही है कि अगर मैच जीतो या हारो, और ज्यादा मेहनत करो ताकि और ऊपर जाओ। तो ये काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलता था मुझे, और हर तरह से एनकरेजमेंट मिलता था। जैसे कि प्रीलिम्स एग्जाम को आज भी अगर हम कहेंगे कि अगर किसी बच्चे को, किसी पेरेंट्स को डिसीजन लेना है कि वो प्रीलिम्स एग्जाम मिस करे या तो स्पोर्ट्स मिस करे, तो बहुत से लोग प्रीलिम्स एग्जाम मिस नहीं करना चाहेंगे, स्पोर्ट्स मिस करना चाहेंगे। लेकिन उस वक्त मेरे पिताजी ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, और हमारे स्कूल ने भी कहा। तो दैट्स व्हाई इट स्टार्टेड। अगर ये हो सकता था कि अगर दो में से किसी ने मना किया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। सर यू वर नेशनल चैंपियन, लाइक कंसिस्टेंटली आप एक नेशनल चैंपियन रह चुके हो, तो सर उसके लिए सर आपको काफी सारी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ी होंगी। तो सर वो आप कुछ बताना चाहेंगे उन सैक्रिफाइसेस के बारे में? देखो, किसी भी फील्ड में अगर आपको कहीं भी पहुंचना है तो सेक्रीफाइसेस बहुत से होती है, छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस। जैसे कि मुझे याद है कि मेरी टेबल टेनिस की, जब मैं एकदम फुल फ्लेजेडली हो गया टेबल टेनिस फील्ड में, कैरियर जैसे किस्म का, तो बहुत सी चीजें थी, जैसे घर फैमिली फंक्शंस थे, जैसे कि मेरे बड़े भाई की मैरिज में अटेंड नहीं कर पाया। तो वो सबसे बड़े भाई की जब मैरिज हुई तब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे इतना समझ भी नहीं आया था कि मैरिज में क्या होता है। लेकिन जो मेरे साथ जो टेबल टेनिस स्टार्ट किया था योगेश, उसकी जब मैरिज थी तो मुझे बहुत ये था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे सभी सबकी ओछी है, मेरी भी थी। मगर ऐसा हुआ कि जब उसकी मैरिज फिक्स हुई तभी कोई टूर्नामेंट नहीं थी, लेकिन जो लास्ट मिनट में एक टूर्नामेंट फिक्स हो गई, और उसकी वजह से मुझे कराची जाना पड़ा था, क्योंकि वो हमारी पेंटेंगुलर चैंपियनशिप में थी साहब। तो इसकी वजह से मैं वो
जो थी वो मैरिज नहीं अटेंड कर पाया। फिर मेरे घर में हमारा ये एक डिसिप्लिन था कि 9 to 12 पिक्चर देखने को नहीं जाने का, क्योंकि पिताजी ये मानते थे कि आप आराम, इफ यू गेट गुड रेस्ट तो आप नेक्स्ट डे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो बहुत टाइम के बाद जैसे बहुत से दोस्त लोग होते हैं, जब हमारी टूरिंग बहुत होती थी तो बॉम्बे में रहना भी कम होता था, तो आते थे तो थोड़े दिन के लिए आते थे या फिर वापस टूर्नामेंट या तो कैंप या तो ऐसे कुछ ट्रेनिंग के लिए चले जाना पड़ता था। तो एक होता था कि फैमिली टाइम जो है ना, बहुत सा फैमिली टाइम आपको नहीं मिलता था उस वक्त का, बिकॉज ऑफ ट्रैवल। बहुत फैमिली फंक्शंस में आप नहीं अटेंड कर पाते। जैसे फ्रेंड्स के साथ अगर कहीं जाना होता है तो वो भी हमें कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कहीं दोस्त को अच्छा लगता है, कहीं को नहीं लगता है, दोनों मिक्स होते हैं, तो वो भी होता है। और बेसिकली होता है कि कई बार जब बाकी लोग अपने दोस्त लोग हॉलीडे के लिए जाते हैं, हम वो भी कभी कभी नहीं, बहुत बार होता है हम नहीं कर पाते। तो ये होता है कि many things you think that you want to do but you can't do because your priorities and your things, your tournaments and events are not in your hand। तो इसलिए ये सारी सैक्रिफाइसेस तो होते हैं। हाँ, दूसरी बात सैक्रिफाइस होती है अपने खाने पे। आपको बहुत सी चीजें पसंद होती है लेकिन वो आपको सूट नहीं होती, या तो आप एज ए स्पोर्ट्समैन इट इज नॉट गुड फॉर यू। तो मुझे भी ऐसा था, तो वो चीजें जो मुझे पसंद की चीजें जी थी वो मैं नहीं ले पाता। तो ये ऐसे बहुत से सेक्रीफाइस होती है। हाँ, और होता था कि जब पढ़ाई करना होता है तो क्या है कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी होती है, जो क्या टेबल टेनिस की और बाकी, बट साथ साथ में पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा करने की ये करना पड़ता था। तो कभी कभी होता था कि डबल प्रेशर हो जाता था। बट एक है कि स्पोर्ट्स में एक्टिव होने से आपकी फोकस और कंसंट्रेशन और ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है। उसकी वजह से मुझे जितना टाइम पढ़ने में लगता था ना, उतना शायद दूसरे लोगों को डबल टाइम लगता था। तो आई वॉज एबल टू, और कोई भी टॉप स्पोर्ट्स पे आप देखेंगे दोनों मैनेज करते हैं और अच्छी तरह करते हैं। ड्यूरिंग अ मैच, जब एक टेबल टेनिस का मैच चल रहा होता है, तो प्लेयर पे ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जब सबसे ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है? कौन से टाइम पे ऐसा रहता है जब उसे लगता है कि यार अभी इतना मेंटल प्रेशर बढ़ चुका है? तो सर उस वक्त उस प्लेयर को प्रैक्टिकल हम सोल्यूशन क्या निकाल पाए ताकि उसका जो मेंटल प्रेशर है वो एक लेवल पे रहे और उसका जो फोकस है वो पूरी तरह गेम पे रहे? सबसे बड़ा प्रेशर जो होता है ना, वो एक होता है एक्सपेक्टेशन का। खुद के एक्सपेक्टेशन, खुद का एनालिसिस, खुद सेल्फ बोलेगा ना, अंडर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू गो टू मैच। ये है कि अभी जैसे कि एक एग्जांपल कहूंगा कि ओलंपिक्स, जैसे हमारे कोई भी प्लेयर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होते हैं तो ज़्यादातर लोग ये बात करते हैं कि और ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गया तो ये मेडल जीतेगा क्या। तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना एक लेवल है और मेडल जीतना एक अलग लेवल है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग हमारे जितने भी हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई होते हैं वो सब मेडल प्रोस्पेक्ट होते हैं। हो सकता है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स इज नॉट predictable, you can do anything on a given day, you can create anything, and that belief also a player must have that I am capable of winning। because जब भी आप फील्ड में जाते हो सबसे पहले तो होना है तो तुमको खुद को बिलीव कराना है कि मैं जीत सकता हूँ और मैं जीतने के लिए ये इसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ये तो बहुत जरूरी है, बेसिक है। लेकिन जब आप खेलने जाते हैं तो ये आपके एक्सपेक्टेशन पे बहुत होता है। एक्सपेक्टेशन किस किस की होती है? सबसे पहले होती है खुद की एक्सपेक्टेशन होती है, ये होती है। फिर आपके कोच की एक्सपेक्टेशन होती है, आपकी पेरेंट्स की, फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है। अब स्कूल में है तो स्कूल की होती है, कॉलेज में है तो कॉलेज की होती है, आपके ओपोनेंट्स होते हैं उसकी कुछ होती है एक्सपेक्टेशन। कई बार हमको अपने आप को मुझे प्रूव करना है, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि भाई कहीं किसी ने आपको कह दिया कि यार ये तो अच्छा खिलाड़ी नहीं है, तो आपने सुन लिया, तो आपको मन में होता नहीं, मैं इसको दिखाऊंगा कि मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ। तो ये प्रूव करने का भी एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो बेसिकली अभी ये मेंटल ट्रेनिंग जो होती है ना स्पोर्ट्स में, अभी नाउ इट इज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इट वाज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बट इन इंडिया में इसका अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है। अभी बचपन से ही, यंग एज से ही लोगों को मेंटल ट्रेनिंग टेक्निक सिखाई जाती है प्लेयर्स को। हमारे टाइम पे अलग ये सोच थी कि अगर आपने कोई मेंटल ट्रेनिंग ली तो बोले पूछेंगे कि ये कोई पागल है। अगर आप पागल है तो ही आपको माइंड की ट्रेनिंग चाहिए, अगर नॉर्मल आदमी को नहीं चाहिए। लेकिन वो मिथ अभी नहीं है और नहीं हो, और किसी के माइंड में है तो वो निकाल देनी चाहिए।
मेंटल ट्रेनिंग इज जस्ट लाइक एनी फिजिकल ट्रेनिंग में, कि फिजिकल ट्रेनिंग है तो डाइट में हम जो ये खाने से आपको ये अच्छा होता है, ये करने से ये होता है, उसी तरह माइंड के भी एक सर्टन साइंस होती है जो एक्सपर्ट्स को पता होता है कि किसी को ये ट्रीटमेंट देने से उसका माइंड का जो नेगेटिविटी होती है वो कम हो जाती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है, उसकी बिलीफ बढ़ती है, अलग अलग उनके है ये। तो ये चीज जो है मेंटल ट्रेनिंग में हमें ये सिखाया जाता है कि ये सब चीज जो एक्सपेक्टेशंस है, दिस आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। तो ये जो जैसे कि हम चाय के फिल्टर करके पीते हैं ना, तो उसी तरह ये इसको निकाल देना चाहिए बिफोर अ मैच। तो मेन थिंग है कि एक तो अपना एक्सपेक्टेशन यही होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट पॉइंट जीतना है, तो योर फोकस शुड बी ऑन अ पॉइंट नॉट ऑन द रिजल्ट। लेकिन जब भी जैसे बहुत से लोग होते हैं जो व्हेन दे कम नियर टू विनिंग तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो क्यों नहीं, अभी तो मैं इतना ही दूर हूँ, तो मुझे जीतना ही है, मुझे जीतना ही है, मैं जीत सकता हूँ। तो उनका फोकस जीतने पे फोकस होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो मेरा तो ये है कि बस अपना एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल में रखो और खुद का एक्सपेक्टेशन पे ज्यादा फोकस करो, बाकी के नहीं। डोंट गेट कैरिड अवे बाय अदर्स एक्सपेक्टेशन और अदर्स, डोंट प्ले टू प्रूव योरसेल्फ, you play to win that particular point. If you do that and if you win, then automatically you have proved, you don't need to say anything. सर आपने काफी सारी कॉम्पिटिशन्स खेली है, तो कई बार ऐसा होता है कि प्लेयर कभी कभी रिपीट भी हो जाता है। अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में अगर हम खेलते हैं तो हमें जान पहचान होती है, हमें पता चलता है कि इसकी जो मूवमेंट है, प्लेइंग मूवमेंट है, कैसी होगी, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन जब कोई ओपोनेंट अननोन है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो सर उस वक्त स्ट्रेटेजीज और उस ओपोनेंट का एनालिसिस किस तरह करना चाहिए? सबसे पहली बात थी, हमारे टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब वगैरह नहीं था, तो हम अपनी मेमोरी से याद करते थे कि इसके साथ में लास्ट टाइम ये खेला था। तो एक था कि हम लोग डायरी में नोट डाउन करते थे, जब भी कोई अच्छा खिलाड़ी आता ना तो उसके बारे में एक तो आपस के टीम मेंबर्स को पूछते हैं कि भाई उन्होंने कभी खेला है तो उनका क्या ऑब्जर्वेशन था। एक दूसरी बात होती है कि हम जब उनके साथ खेलते हैं तो अपनी जो ऑब्जर्वेशंस होती है वो मैच में, लर्निंग्स, उसको हम नोट डाउन करते हैं, जिसमें हम जनरली ये स्वॉट एनालिसिस करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, उसकी वीकनेस क्या थी, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या थी, और व्हाट आर द थ्रेड्स क्या था नेक्स्ट टाइम अगर आते हैं तो ये भी एक हम करते थे, डायरी मेंटेन करते थे। तो उससे वजह से हमको एक रिकलेक्शन आता था। तो वैसे याद नहीं रहता है थोड़े दिन के बाद, लेकिन जब डायरी खोलते हैं वहाँ लिखा हुआ होता है तो आप पढ़ते हो, आपको रिफ्रेश होता था। तो ये बहुत ज़रूरी है। आजकल एक अच्छी बात है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आपको किसी भी ओपोनेंट है उस, अगर आप वो नहीं भी खेले हैं तो आप वो यूट्यूब में उसका नाम टाइप करते हो तो उसके बहुत सी मैचेस रिकॉर्डिंग्स हमें मिल जाती है, ताकि हम उसको एनालाइज कर सके और हम एक पहचान, वी आर मोर प्रिपेयर्ड। सिमिलरली वो भी प्रिपेयर्ड होते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो हमारे टाइम पे ये एक था कि एनालिसिस अलग तरीके से होता था, नाउ एनालिसिस अलग अलग तरीके से होते हैं। और अभी एक एडवांटेज है कि ऐसे बहुत बहुत रेयर होंगे जो प्लेयर की जिसके बारे में इसकी यूट्यूब में ये नहीं होगी और आपको नहीं मिलेगी। हमारे टाइम पे जो खिलाड़ी के साथ हम खेलते थे इस तरह से होते, लेकिन बहुत से खिलाड़ी ऐसे आते थे जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं है, नाम भी नहीं पता है, और कभी सडनली आ जाते थे। तो दो तीन चीज होती है इसमें। तो मेन तो है कि जो पहले फ्यू पॉइंट्स में हमको एक थोड़ा अंदाजा आता है कि इसकी स्टाइल ऑफ गेम क्या है, और फर्स्ट गेम में हम ये बहुत ऑब्जर्वेशन होती है कि इस क्या उसके वो किस चीज में अच्छा है, किस चीज में अच्छा नहीं है। मगर इस, और खास करके जब अननोन प्लेयर्स होते हैं ना, तो हमें उनके पे फोकस करने की वजह से अपने आप पे फोकस करना कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे कौन सी, मेरी स्ट्रेंथ पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, तो मुझे मेरी स्ट्रेंथ पहले खेलनी है। बहुत से खिलाड़ी ऐसे करते हैं और बहुत से लोगों मानते भी है कि तुम्हारा जो बेस्ट है ना वो आपको लास्ट के लिए रिजर्व करना चाहिए। ये एक कहावत होती है कि यू कीप योर बेस्ट फॉर द बेस्ट, फॉर द लास्ट टाइम के एंडिंग के लिए। लेकिन स्पोर्ट्स में क्या होता है, एंडिंग कब होता है पता नहीं होता है। जैसे कि हमारे में बहुत से बहुत का मानना है टेबल टेनिस में कि जब ड्यूस होती है तो वो बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है, क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि उसमें एक दो पॉइंट में ही विनर डिसाइड होता है। मगर सपोजिंग वो मैच में ड्यूज ना पहुंचे तो आपने जो अपना बेस्ट संभाल के रखा हुआ है वो तो आपको ट्राई करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि यो आई बिलीव इन वेल बिगन इज हाफ डन। आपका जो भी बेस्ट है
वो आप शुरुआत से ही ट्राई करो, शुरुआत में ही करो, ताकि आपको इनिशियल एडवांटेज मिल सके। अगर बाई चांस वो तुम्हारा जो बेस्ट है वो नहीं वर्क करता है, तो आपको मालूम है कि ये मेरा नहीं वर्क कर रहा, तो इमीडिएटली आपको चेंज करने का मौका मिल जाता है। तो यू हैव इनफ टाइम टू चेंज। तो बेसिकली ये होता है कि नॉन नॉन प्लेयर्स के साथ तो यू आर प्रिपेयर्ड मोर, बट अननोन प्लेयर के साथ आपको यू हैव बी प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू बी हैविंग द करेज टू टेक द रिस्क ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स आल्सो। सर आज के टाइम में जो भी स्पोर्ट पर्सन रहते हैं, वो उनका फुल जो फोकस रहता है वो अपनी ट्रेनिंग पे रखते हैं। ट्रेनिंग कंपटीशन, और बस उनको यही करना है। और बाकी जो टाइम अगर स्टूडेंट्स है तो अपनी पढ़ाई करते हैं। लेकिन सर ड्यूरिंग आपके टाइम पे, जब आप जो आपकी ट्रेनिंग करते थे, तो सर उस वक्त आप एक बैंक में जॉब भी करते थे, आपका वर्क वहां पे था। तो सर उन दोनों का बैलेंस कैसे करते थे कि ट्रेनिंग भी करनी है और मुझे अपना काम भी संभालना है? तो सर वो आप कैसे मेंटेन करते हैं? See, during our time, sports ka awareness or support to sports was not so much. Of course, I am very happy to tell the viewers that now it has become much better at a very good level, thanks to media, government, all the institutions taking pride in having sportsmen with them. स्पोर्ट्समैन का एक देखो कि देयर इज स्पोर्ट्समैन का एक करियर होता है कि इट्स अ वेरी शॉर्ट करियर ऑफ 10 to 15 years, and it is very hectic and very strenuous physical fitness. जैसे हम like my day would start around at 5:36 and would end at 10 o'clock, and there is not only just other mental thing, but besides mental there's a huge physical involvement. So there is lot of energy consumption, drainage, etc. Now during my time, of course, there were not such policies where a player was not required to come to office. So nowadays, people, our government and most of these institutions have realized that the sportsmen are a natural resource, our national resources, and they need to be catered to, because when they win, the entire nation feels very happy and proud, and it also enhances the image of the country. So we need to also nurture them, not only nurture them, support them, but also encourage them and motivate them to do better. So all these facilities do come. I was with Dena Bank, yes, I joined Dena Bank as a probationary officer. Initially, of course, they didn't also have a policy, but my management was more like a family. So they actually played a very important role in my continuously doing well in the game of table tennis. So as things became, they also changed their policies and gave me all the encouragement that they could give within those very strong framework of the government, because it was a government bank, so they also have their own restriction. But within those restrictions, they really went in a very big way. Of course, for me, going to bank and working in my department for a half day was mandatory, and I used to do so. I tell you that actually helped me to become stronger also, because there was a good break from table tennis. Like ऐसे आपने कहा कि स्पोर्ट्समैन खेलता है, ट्रेनिंग पे करता है, फिर कंपटीशन पे ट्रेनिंग कंपटीशन, तो बाकी जो चीज होती है उसमें उनका टाइम बहुत कम होता है, या तो बहुत से लोग नहीं करते. मैं तो कहूँगा कि यू शुड ऑल्सो हैव other group of people. You have different friends from not only from your own sport but other things. You should have some hobby. आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताइए, ताकि यू नो योर colleagues, you can learn that skill also, because you don't know when it can help you in the future, and learning new skill is always makes you better person and a stronger person. So my department as well as my bank management fully supported me, and that was the reason that I remained with the bank. I also was with the bank for the entire career of mine, and we also became world bank champion. So whenever I did well, my bank acknowledged. See, the important thing is that कि एक होता है जब आप अपकमिंग होते हो तो आपका फैमिली का एक्नॉलेजमेंट, फिर स्कूल का एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन. जैसे हमारे स्कूल में एक बहुत अच्छा ये सिस्टम था कि जब भी हमारा कोई प्लेयर, हमारा स्टूडेंट कुछ जीतता था, तो सुबह वो अनाउंसमेंट होता था
कि आज, और नोटिस बोर्ड पे बड़ी फोटो लगती थी। तो क्या होता था ना कि ये जो छोटे छोटे रिकॉग्निशन थे ना, इट यूज्ड टू बी वेरी मोटिवेटिंग एंड सेल्फ प्राइड होता था, मतलब मैटर ऑफ पीपल एनहेंसिंग योर बिलीफ, और आपको ऐसा लगता है कि मैं और कुछ करूं और करने के लिए। तो ये बहुत अच्छे रिकॉग्निशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एप्रिसिएशन आर टू इंपॉर्टेंट क्वालिटीज फॉर अ स्पोर्ट्समैन। सिमिलरली मेरे यहाँ जब मैंने बैंक ज्वाइन किया तो उधर भी ये था कि जैसे मैं कोई जीत के आता तो हमारे डिपार्टमेंट एक छोटी पार्टी रखते थे हम लोग, ऐसा, मैं चेयरमैन मुझे फेलिसिटेट करेंगे, हमारे जनरल मैनेजर हो गए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिवेशन था। ऐसा लगता है यहाँ ये दे आर माइंड, दे आर कंसिडरिंग मी वन ऑफ द फैमिली। तो ये स्पिरिट बहुत इम्पोर्टेंट है। सो it was tough that time for me because I used to have 3 sessions of practice and then I used to go to bank. But my management helped me to learn also the banking, at which I could rise up to assistant general manager in the bank also. So basically, I enjoyed that, and my father believed in one thing, that you are working for the bank, so you must also do something for the bank as well. तो हम कुछ जो लोग हमको सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी कुछ करने की जो भावना होनी चाहिए वो रखनी चाहिए, बिकॉज दैट ऑल्सो enhances your gratefulness, and स्पोर्ट्स में ग्रेटफुलनेस होना keeps your mind very very ground down to earth, because कभी क्या होगा ना, कुछ एक वन मैच कैन मेक यू अ चैंपियन एंड वन मैच यू फील एज इफ यू आर नॉट एनीथिंग। ऐसा बहुत अप डाउन बहुत होते हैं, तो यू हैव टू बैलेंस इट एंड कुशन। तो ये ग्रेटफुलनेस, रिस्पेक्ट, recognition, appreciation, all these are cushions where you can actually absorb all this. जितने सारे आपने टूर्नामेंट्स खेले तो उसमें काफी सारे आपने जीते भी होंगे और कुछ टूर्नामेंट सर आप हारे भी होंगे, तो सर काफी डिमोटिवेटिंग सा फील होता है कि हार चुका हूँ। तो सर उस वक्त जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए या जो गाइडेंस और मोटिवेशन चाहिए, तो आपकी फैमिली और आपके कोचेस ने आपको किस तरह हेल्प की ये सिचुएशन से ओवरकम करने? This moment comes to every person. I would not say only sportsman. आप बिजनेसमैन हो, आप सर्विस में हो, या आप स्टूडेंट हो, तो या कोई भी आप म्यूजिक में हो, तो आप कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा करते हो, कहीं नहीं करते हो। तो सेम थिंग इज स्पोर्ट्स। और हमारे में तो क्या है कि ये जब से शुरू करते हैं, जब हम खेलना शुरू करते हैं तो हम पहले हार से ही शुरू करते हैं, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं है। तो कोई किसी के भी खेलोगे तो आप हारने वाले ही हो। तो हमारा तो स्टार्ट ही हार से होता है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, तो हार से हमें क्या डरना। तो it is very natural. I mean, every sportsman would have had so many defeats in his life, but that is where the lies. In spite of all that, all you need to do is start working, start thinking. तो हाँ, ये होता है कि when you reach a certain level, high level national champ, उसके बाद जो आपकी जो हार होती है ना, उसकी इम्पैक्ट और उसके जो ये होते हैं इम्पैक्ट ज्यादा होते हैं। शुरुआत में आप जब हारते हो तो आपको इम्पैक्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन, बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशन, सबकी एक्सपेक्टेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर एज यू ग्रो हायर, द एक्सपेक्टेशंस आर हायर, द प्रेशर्स आर हायर। सो ये चीज होती है, तो उस वक्त आपको बहुत जरूरत है। तो एक होता है कि मेंटल ट्रेनिंग टेक्निक्स is very important. Secondly, your belief in yourself and belief in somebody. In my case, I had very strong belief in our Guruji, that is Pandarik Shastri Athavale, and God. Through him, because of his teaching, I had very strong belief in God, that God is always with me. So whatever I am doing, he is with me. So he is there to take care. All I need to is have to have strong belief and keep working hard. I have to do my role, he will do his role. तो वो एक बिलीफ था ये, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ रिलीजियस फैमिली, दिस प्रेयर्स, मेडिटेशन, ये जो करना था ना, तो ये चीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बिंग कुशन दैट हेल्प्स यू टू ओवरकम टफेस्ट डिफीट्स। यस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द फैमिली, क्योंकि आप जब जीतते हो ना तो आपको आपके साथ रहने वाले बहुत होते हैं। जब आप हारते हो तो आपके साथ रहने वाला आपके परिवार होता है। तो फैमिली इज द बेस्ट। For me, I was very fortunate. I had a fantastic family, my father, mother, brothers, sisters. And after marriage, my wife, she also is an Arjuna awardee, and she understood the pressures and she sacrificed her career for me. So that was very great. So I had complete support, encouragement, and belief from my family. And this was the biggest cushion. And yes, being involved in Swadhyay also gave me
a bigger family like Swadhyay family, meeting them, listening to the discourses and the pravachans of and reading books. This were my hobbies. So this were very important source for me to overcome such difficult times, which like any every sportsman I also had to go through. So what are the career options available in table tennis other than coaching? Like in any sport now, अर्लियर स्पोर्ट्स में क्या था, करियर था कि टेबल टेनिस खेलना, खेलने के बाद क्या करना, व्हाट इज द फॉल बैक, द फॉल बैक था कि दैट इज व्हाई इफ यू गो टू सी ड्यूरिंग दैट टाइम एवरी प्लेयर वाज इन पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज प्राइवेट sectors still not many private sectors are giving jobs to sportsmen. They may give them support, they may give them contracts, but now it's improving. So, and of course now sports itself has become a good way of leading a good life. So many people have become full-time sportsmen and not because now branding milta hai, opportunities of getting scholarships or sponsorship has gone high, subject to doing well. So इसमें there are so many now. Sports science has become a big field. So sports science में बहुत ज़्यादा variety है. टेबल टेनिस कोचिंग है, टेबल टेनिस का एनालिटिक्स है, जर्नलिज्म है, देन यू कैन से फिजिकल ट्रेनिंग है, मेंटल ट्रेनिंग है, फिजियो है, ये सारा चीज बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है अभी. सर अकॉर्डिंग टू यू क्या आपने से कोई नोटिस किया कि जो कोई कॉमन मिस्टेक या मिस्टेक्स जो आज के टेबल टेनिस में हो रही है जिसको अवॉइड किया जा सकता है जिससे कि टेबल टेनिस प्लेयर्स का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ सके? I won't call it mistakes because mistakes will keep, errors are part of the game. That may be errors of various reasons. One is your error, and other is sometimes even if you play well, the opponent plays better than you. So that is the way you lose a point. Is either you make a total outright error or the opponent plays better. So there are two different things. So it's very difficult to generalize error because every error has got some kind of a technicality or some kind of a positioning, etc. So, but what I would say that what exactly you want to know is that how we can make Indian table tennis more stronger. That's what I think you are trying to aim to come by that question. Okay. So I would consider that as a question and then try to reply to the best of my ability. Firstly, we must understand the Indian society. We are not a sporting society. Sporting in the sense not that we don't take things well, but as far as sports is concerned, sports comparatively comes very much low in the priority of a normal family. So even whether it is family, so you can say educational institutions, you can say companies, private companies and government companies, the government itself. So like basically sports is still not considered as one of the, because we have a huge population, we have multifold of other priority and more human issues which they need more attention. So many reasons. Some I know, some I don't even know. And we may have a huge population. So everybody keeps saying that कितना बड़ी population है कि हमको इतना medal नहीं मिल सकते. कि हालांकि छोटे-छोटे देश है जिसमें से medal ज़्यादा आ रहे हैं. ये population और medal जीतना ये कोई connection है ही नहीं इसमें. Important ये है कि इस population में कितनी population आपकी active और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है. तो ये और अभी लास्ट 5-7 साल में खास करके गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है पहले से, और उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा हो रहा है. अभी इंडिया में ना कंपैरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अप टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड. मेरा मतलब है कि ये नहीं कि हमारे स्टेडियम अच्छे नहीं है, मेरा मतलब है कि जो ग्रास रूट से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स में खेल सके, ऐसी सुविधा और ऐसा कुछ हमारे पास सुविधा अभी तक हम बन रही है, लेकिन अभी वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है और धीरे धीरे ही होगी, वो एक साथ में होगी भी नहीं. जैसे कि एक उदाहरण मैं दूंगा कि अगर आज आपको टेबल टेनिस खेलना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाके खेलना है, कहाँ आप अलाउ हो सकते. जैसे मुंबई एक अलग ही पोजीशन है कि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, एक फाइनेंशियल कैपिटल है,
यहाँ पे बहुत से चैंपियंस भी बने हैं, लेकिन आज मुंबई में अगर देखेंगे, अगर मेरे को कोई इंटरनेशनल कंपटीशन करनी है इंडोर स्पोर्ट्स की, टेबल टेनिस, बैडमिंटन ऐसी, तो मेरे पास कोई स्टेडियम ही नहीं है जहाँ पे मैं जाके वो इवेंट कर सकूं। और जो भी है वो किसी क्लब की ओनरशिप पे है कि जिसकी आपको परवड़ता नहीं है कंपटीशन करना। हम्म। तो इन जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या तो इवन आपको आपके बच्चे को जिम्नास्टिक्स में डालना है या तो स्विमिंग में डालना है, तो कितने पूल्स है यहाँ पे हमारे पास, कितने जिम्नास्टिक क्लासेस है, कितने एथलेटिक ग्राउंड्स है कि जहाँ पे आप साधारण से साधारण आदमी भी जाके सीख ले सकता है। नहीं है। बहुत से यहाँ क्लब्स है, अभी क्लब्स बहुत अच्छा, उनके पास फैसिलिटीज है, लेकिन क्लब का मेंबर बनना आज सबकी बस की बात नहीं है। यस। तो ये सारे बेसिक थिंग जो मैं ये कहना चाहता था कि इसी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत से स्कूल है जिसके पास ग्राउंड ही नहीं है स्कूलों के पास। यस। तो अपने बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज या तो कुछ स्पोर्ट्स कहाँ कराएंगे, उनको किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है या पब्लिक प्लेस पे जाना पड़ता है, वहाँ पे सुविधा ठीक होती है, कभी परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ये हमको अगर स्पोर्ट्स में जो करना है तो वन इज दैट कि जो अभी अभी हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है कि हमारे जो स्पोर्ट्स के स्टार है, जो लोगों ने हमारे देश के लिए मेडल जीते हैं, उनका जो रिकॉग्निशन है, उनको प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट जो है, उनको फिनेंशियल सिक्योरिटी है, उनको स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट है, ये बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो उनकी कैरियर भी बढ़ती है। लेकिन हाँ, जैसे कि हमारे समय पे एक जब कोई खिलाड़ी 28, 29, 30 का हो जाता था वो रिटायर हो जाता था, क्योंकि उसको अपनी अलग करियर बनानी है लाइफ करना। लेकिन अभी आप देखेंगे स्पोर्ट्स, हमारे स्पोर्ट्समैन की करियर भी बढ़ रही है। आज 40 की उम्र तक भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स साइंस उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रहा है, अच्छा खेल के रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो ये सारी चीजें है। तो फर्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट अगर रहेगा एक पॉइंट, अगर आप मुझे पूछेंगे कौन सी चीज में हमें फोकस करना चाहिए, एक ये है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर एट ग्रास रूट लेवल, कि भाई किसी को भी कोई भी खेल खेलना है तो वो एक नॉमिनल अमाउंट पे करके भी वो अपने वो खेल को उसके बारे में सीख सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, डेवलप कर सकता है। एंड सेकेंडली, स्कूल्स में स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस बढ़ना चाहिए, तभी हमारे पास चैंपियंस ज़्यादा आएंगे। क्योंकि ये कहावत है कि रोड टू ओलंपिक बिगिंस एट द स्कूल। जैसे मेरे केस में कि मेरी स्कूल ने मुझे बहुत इनकरेजमेंट दिया, मेरे को यूनिट टेस्ट में एग्जामिशन दिया, प्रीलिम्स एग्जाम में एग्जामिशन दिया, रिकॉग्निशन दिया। तो इसकी वजह से मुझे करने को सुविधा हुई। अगर मेरी स्कूल कह देती कि तुमको यूनिट टेस्ट करना ही है, तुमको प्रीलिम्स एग्जाम देनी है, आपको हम छुट्टी नहीं दे सकते, तो मैं वो नेशनल्स में नहीं जाता, तो मुझे शायद मेडल नहीं मिलता, शायद मैं टेबल टेनिस नहीं खेलता। तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी होंगे जिनको ये प्रॉब्लम आई होंगी, कई लोगों, कहीं की स्कूल ने हेल्प की होगी, कहीं शायद न कर पाई होगी। तो ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज। सर फ्रॉम गोइंग टू नेशनल टू इंटरनेशनल, तो सर वहां पे एक कंप्लीट पूरा न्यू एनवायरनमेंट होता है, न्यू चैलेंजेस होते हैं, काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो सर उस वक्त आपके जो प्रिपरेशंस थे, आपको और आपके आपके कोच ने और आपने ऐसे क्या प्रिपरेशंस किए थे जिससे कि आप सक्सीड हो पाए कंट्री को मेडल्स देने में? जब पहली बार इंटरनेशनल खेले ना, तो बेसिकली हम इंडिया में ज़्यादा खेलते थे, तो ज़्यादा कुछ बाहर का एक्सपोजर नहीं था। तो पहली बार जब जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है। तो मतलब उनको उनका उनका किट देखो, उनके चलने का स्टाइल देखो या जो भी है, तो उनका वो बॉडी लैंग्वेज एक अलग महसूस हुआ, थोड़ा इंफीरियरिटी फील होती थी। फिर धीरे धीरे मतलब ये हुआ कि ये लोग अच्छा कर रहे हैं, हमसे बेटर है, मगर जब हम उनसे खेलते हैं ना तो हम वो हमारा बिलीफ की वजह से शायद हम हारते हैं, मगर खेलने के बाद इनको लगता है अरे यार इनको तो हम जीत सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो फीलिंग आपको जितनी जल्दी आए आपके करियर में, वो अच्छी बात है। और ये अच्छी बात है कि अभी मैंने एक देखा है कि हमारे जो नेशनल फेडरेशन ने जो लास्ट कई सालों से किया है, और इंटरनेशनल फेडरेशन ने, कि हमारे टेबल टेनिस में अंडर 12 की कैटेगरी भी है और उनकी भी इंटरनेशनल सर्किट है। अब ऑफ कोर्स रिसेंटली चेंज हो गई है नंबर, अभी 11, 13, 15, 17, 19
इस कैटेगरीज होगी, पहले अलग कैटेगरी थी। तो ये कैटेगरीज है, तो ये कैटेगरीज की एक इंटरनेशनल सीरीज होती है। और पहले इंडियन खिलाड़ी बहुत नहीं जाते थे उस सीरीज में पार्टिसिपेट करने में। अब ये सीरीज बेटर हुई है, पहले तो बहुत कम होती थी, अभी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुई है, सिस्टमेटिक हुई है। तो अब इंडियन प्लेयर्स भी बहुत से जाते हैं और वो बहुत मेडल भी जीतते हैं। आज टॉप 100 में इंडिया के एटलीस्ट 40 एक प्लेयर्स है, हर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, सब कैटेगरीज मिला के। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। और ये बहुत अच्छा स्टेप है कि अगर बच्चे को आप इंटरनेशनल में जब जाते हो ना, तो उसका विजन बढ़ जाता है, उनको दिखता है कि अरे ये क्या है। शुरुआत में प्रेशर आता है पहले जब इनिशियल फर्स्ट आओ, लेकिन धीरे धीरे आपको भी एक ये लगता है कि मुझे भी उनकी तरह बनना है, तो एक आपको विजन मिलता है। तो जितना विजन आपको जल्दी मिले उतना अच्छा है। और उसके मुताबिक आपको अपनी टेक्निक, अपनी फिटनेस वगैरह भी बढ़ानी पड़ती थी, क्योंकि इंटरनेशनल में खेलना तो हमने देखा कि ये हमारे से बहुत ज्यादा फिट है। तो जब हमने ये देखा कि वो फिट है, तो हमने भी आके देखा कि हमें भी ज्यादा फिट बनना है। तब तक हम फिजिकल फिटनेस पे इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं थे, लेकिन जब वो ये हो गया तो जब जरूरत लगी तो हम उधर भी फिटनेस, हमारी फिटनेस बढ़ाई। अभी अभी इंडियन प्लेयर्स भी एकदम सिस्टमेटिक फिटनेस करते हैं, ताकि आज जो हमारे समय पे हम जो 14-15 साल में जो करते थे, सॉरी 21-22 साल में करते थे, आज के बच्चे 14 साल में करते हैं फिटनेस। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है। तो मेरा ख्याल से एक तो इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना है, तो पहले तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, ताकि आपका विजन बढ़े, आपको मालूम भी रहे कि ये पानी कितना गहरा है। और अकॉर्डिंगली जितना पानी गहरा है, उतना आपको अपनी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ है, टेक्निक है, हार्डवर्किंग है, मेंटल है, बिलीफ है, ये सारा इम्प्रूव करना है। सर आपके जो कोच ने आपको जो भी सिखाया है, और प्लस आपका इतने साल का जो एक्सपीरियंस है टेबल टेनिस में, उसको सर सम अप करके अगर आप कुछ यंग कोचेस एंड यंग प्लेयर्स को कोई एडवाइस देना चाहें। हमारे टाइम पे ना प्रोफेशनल कोचिंग नहीं था। भी हमारे यहाँ कैंप्स जो होती थी वो यहाँ 15 दिन की समर कैंप्स होती थी, या तो कोई एक एक्सपर्ट कोच आता तो वो 7 दिन के लिए होती थी। फिर नेशनल 1979 से नेशनल कैंप्स ज़्यादा होने लगी। और नेशनल कैंप में फिर हमारे पास फॉरेन कोचेज हुआ करते थे। हमारे नेशनल के एक्स प्लेयर्स जो होते वो कोच होके आते, तो अलग अलग कोच आते, उनके सबसे अलग अलग चीज़ें सीखने मिलती थी। तो ये एक था। मगर अगर आप मुझे कहेंगे कि क्या मैं कोचिज को एडवाइस दूं, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कोचिंग इज़ अ वेरी डिवाइन प्रोफेशन। ये है कि यू आर प्लेइंग अ रोल in which you are developing a talent to become better। और आप टैलेंट को डेवलप करते हो, आप मेहनत भी करते हो, बच्चे भी मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं। वो जब अच्छा करता है तो आपका नाम नहीं आता, वो बच्चे का नाम आता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि आप यू आर अ पार्ट इन द प्रोसेस, यू आर नॉट द प्रोसेस वन। और यू आर getting an opportunity to cultivate a talent or developing a talent in already in the child। एक ये। दूसरा है कि कोई भी बच्चा वो चैंपियन बन सकता है, आज चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। आज वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है, उसकी एक्शन ठीक नहीं है, टेक्निक ठीक नहीं है, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज होती है। लेकिन ये मान के चलना कि जो बच्चा आपके पास आता है, उसको आपको तो विश्वास रखना है कि वो चैंपियन बन सकता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे अनुभव से कह रहा हूँ। क्योंकि जब मैं पहली बार इंडिया के लिए खेला, और वो टूर्नामेंट के बाद ना ये कहा गया था कि कमलेश मेहता में कोई टैलेंट नहीं है, कमलेश मेहता में कोई टेक्निक नहीं है, कमलेश मेहता आगे चल के अच्छा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बन सकता, या तो अच्छा खिलाड़ी बनने की नहीं बन सकता। और ये बहुत से लोगों ने कहा था, हमारे सीनियर्स थे, मेरे कोचेस थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, काफी लोग। मगर उस 4 साल के बाद इन्हीं लोगों ने जब ये कहा कि कमलेश मेहता ने अच्छा किया है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में माना जाते हैं वगैरह वगैरह,
तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये मैं अपने आप को बढ़ावा नहीं दे, मैं खाली इतना बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी लेवल पे हो आप चैंपियन बन सकते हो, लेकिन वो मेजर डिपेंड ऑन यू। जैसे कि मैं जूनियर में मेरी कोई रैंकिंग नहीं थी, आई वाज नॉट रैंक्ड इन द कंट्री एट ऑल, बट देन सीनियर्स में जब मैंने पिक किया तो मैं ये खास करके ये 2 पॉइंट इसलिए दोहराना चाहता हूँ क्योंकि एज एन एग्जांपल कि बहुत से कोचेस के बाद खिलाड़ी आते हैं जो शुरुआत में अच्छा नहीं करते, एटीट्यूड अच्छा नहीं होता, फिजिकल फिटनेस नहीं करेंगे, डिसिप्लिन नहीं होते हैं, मगर ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, आपको उनको बार बार उसको बोलना है। अगर उन लोग भी चैंपियन बन सकते हैं, और वो कब बनेंगे कैसे बनेंगे उसका कोई ये बैरोमीटर नहीं है, बट आप इंटरनेशनल प्लेयर्स में बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो जूनियर में कुछ नहीं थे लेकिन सीनियर्स में बहुत अच्छे आगे बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि one is not to lose belief in yourself and your child. Keep trying. One day you will be surprised with the results. That is what I can say. Yes, sir. On this note, we end our session, sir. Thank Sir, you very काफी much. कुछ सीखने All the मिला very आपसे. best. Yes, sir. Thank you so much, sir.